जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन में और मैं हूं आपके साथ वैशाली प्रसाद और मेरे साथ है गौतम रत्ना जी। हमारा शो आवाज भारत की में आप देखेंगे मैं एंकर वैशाली प्रसाद और साथ ही फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट गौतम रत्ना जी के साथ गर्मा गर्म बहस उन सुर्खियों के ऊपर जो अखबार की खबर बन के रह जाती है। एक अखबार के उन छोटे छोटे पन्नों पे उनकी खबरें जो एक सुर्खियां बन के ही रह जाती है, उसके सवालों के जवाब हमारे शो पे आपको गौतम रत्ना जी और वैशाली प्रसाद यानी कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब हम देंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर कुछ बताइए। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से और मैं फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। हम जो ये शो लेकर आए हैं इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेपर्स में, अखबार में, न्यूज़ में जो पेपर पे जो आप देखते हैं वो एक बहुत छोटी खबरें बन के रह जाती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, पढ़ा और डाल दिया। लेकिन वो बहुत अहम मुद्दे होते हैं। तो ये बहुत दिन से था कि भाई हम कुछ ऐसा एक नया शो या नई चीज़ें कुछ करने जाएं। तो इस शो पर आप देखेंगे जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे वो देश के मुद्दे हों, चाहे वो बहुजन समाज से रिलेटेड हों, क्योंकि खास तौर से हमारा जो चैनल है वो बहुजन समाज के महापुरुषों पर बेस्ड है और उन्हीं पर हम उन मुद्दों को हम ज़्यादा बहुत मजबूती के साथ रखते हैं अपने दर्शकों के सामने। जैसे अगर बहुजन विचारधारा की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, स्वामी पेरियार नायकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बिरसा मुंडा, कबीर, रविदास, जितने भी महान पुरुष हैं इनकी आइडियोलॉजी को लेकर, इनकी आइडियोलॉजी तौर से, क्योंकि इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी के लिए काम करता है, महिलाओं की बराबरी, महिलाओं के अधिकारों के लिए और जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करता है। तो जो अखबार की इस तरह की सुर्खियां हैं तो उन्हीं पर मैं डेली आपके सामने रहूँगा इस प्रोग्राम में और डेली हम उस मुद्दों पर, चाहे वो देश के मुद्दे हैं, चाहे वो विदेश से जुड़े मुद्दे हैं या वो बहुजन समाज या महिलाओं के से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पे उनके ऊपर लाइक रेप जैसे और अत्याचार जैसे या हत्याएं जैसे मामले होते हैं, उनको हम खास तौर से उठाते हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमें उम्मीद है, देखते रहेंगे। आवाज़ भारत की। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपको हमारे शो पे आवाज भारत की और आप लोग देख रहे हैं अम्बेडकर नेशन और मैं आपके साथ एंकर वैशाली प्रसाद और साथ ही मेरे साथ मौजूद है गौतम रत्ना जी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। आज हम फिर से अपने मुद्दों पे बात करेंगे, उन अखबारों की सुर्खियों पे हम बात करेंगे। गौतम सर, पहला जो हेडलाइन आज की आई है, पहली हेडलाइन ये है कि हिंसक झड़प पर चीन से लगातार पूछे 6 सवाल और हर बार बोला कि हमें पता ही नहीं है। हाँ, देखिए, इस पर मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हमारे जो नेशनल मीडिया है या न्यूज़पेपर, मैंने भी उस दिन, जिस दिन ये हमारे देश और चाइना के बीच में युद्ध हुई है, उस दिन हमारे यहाँ के जो जवान हैं 20 लोग शहीद हुए, जिनको हम नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं चैनल के माध्यम से। और लेकिन उसमें कहा गया कि 45 चीन के सैनिक हमारे सैनिक हैं। तो अब सवाल ये है कि मोदी मीडिया सरकार को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करता है कि ये सरकार बहुत स्ट्रांग है विदेश नीति के मामले। तो जब चीन ने अभी तक ऑथराइज नहीं किया, जैसे हमारे देश ने ये एक्सेप्ट किया कि भाई 20 लोग हमारे शहीद हो गए, तो चीन ने जब ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये कोई ऑथराइज स्टेटमेंट चीन का नहीं आया, तो कि भाई वो 45, हमारे गोदी मीडिया कह रहा है 45 मार दिए। तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया इस सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जो सरकार बोलती है उसको वो छापने का या दिखाने का काम करता है। अब आप इसके जो प्रेस रिलीज ये वाला है, इसमें तो यही है ना कि चीन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है
कि उसके कितने मरे हैं, कितने घायल हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 45% आपने जो उनके मार दिए। तो एक सवाल इस पर खड़ा होता है मीडिया के वास्तव से, कि मीडिया कहीं ना कहीं इस सरकार के दबाव में शायद काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है इस मामले में। अगली हेडलाइन हमारी ये है कि नए नक्शे का बिल पास होते ही नेपाल ने सीमा पर चौकियां जो है वो बनाना शुरू कर दी है। देखिए, नेपाल के बारे में तो हम 2-3 दिन से अपने डिबेट में रख ही रहे हैं उसको। तो अब आप एक तरफ तो आप चीन के मामले में इतना आप वो दिखा रहे हैं कि उसको कि हमने 45 मार दिए, हम टक्कर ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश की सेना बहुत मजबूती से काम कर रही है, ये खुशी की बात है। और जैसे कि हमने बताया कि जो 20 हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए हम नमन और श्रद्धांजलि देते हैं उनको। बट ये छोटे से कंट्री के ऊपर जो नेपाल जो चीज़ें ये कर रहा है, चौकियां भी बना रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, भारत क्या कर रहा है ना। अभी ये सरकार बोल रही है, अभी तक कोई सरकार का आप हम डेली इसको अपडेट कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई ऐसा स्टेटमेंट सरकार का कुछ रुख साफ नहीं है इसके ऊपर। क्यों नहीं है? तो ये मेरे हिसाब से सरकार को, क्योंकि इस तरह से तो छोटा सा कंट्री अगर हावी होगा जिसकी सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है, आर्थिक हालात वहाँ के अच्छे नहीं है, हमारे यहाँ का 1 रुपया वहाँ 1 रुपये 60 पैसे में चलता है, तो इस पर सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए कि जब वो तैयारी इतना कर रहे हैं तो फिर सरकार हमारी इस मामले में क्यों सो रही है। इस मामले में भी सरकार को आई थिंक सख्त कदम उठाने चाहिए। अगला मुद्दा ये है कि कांवड़ यात्रा कैसे हो। हरियाणा और यूपी से बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम। कांवड़ यात्रा कैसे, हरियाणा और यूपी से बात करेंगे। अब देखिए, हमने पीछे भी 1 आध दिन पहले भी हमने ये बात रखी थी कि हमारा जो देश है वो धर्म विलीन है, कि धर्म में जीता है। बार बार हम ये बात, मतलब आप देखिए कि कोरोना की चिंता नहीं है, पूजा, क्योंकि एक वोट बैंक है, ये वोट बैंक है एक तरीके से। और ये टोटली वोट बैंक जो है वो क्योंकि भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो ये हरियाणा के सीएम भी भाजपा से आते हैं, उत्तराखंड के सीएम भी भाजपा से आते हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो कोरोना जो महामारी है उसके लिए प्लान के लिए नहीं सोच रहे, पूजा और एक तरह का अंधविश्वास है, पाखंड है एक तरीके से, मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ। इससे इस कांवड़ यात्रा के अंदर किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। बहुत सारे लोग थक के बीमार होते हैं, कई रास्तों में कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि जितने हजारों लोग उस पर निकल पड़ते हैं, लाखों लोग, उनके लिए सरकार के पास साधन चीज़ें तो है नहीं। और ये कोई साइंटिफिकल या इसका टेक्निकल कोई बेनिफिट देश को, मैं नहीं समझता हूँ कोई देश को इससे फायदा होता है, या जो लोग जा रहे हैं उनको कोई बड़ा फायदा होता है। सिर्फ ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं ये इसको एस्टेब्लिश करते हैं अपने वोट बैंक के लिए। एक तरफ कोरोना महामारी की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप उनकी तैयारी कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा बड़े सावधानी से होनी चाहिए। इसका मतलब यही है ना, बात करेंगे वो तो उनकी आस्था एक हो गई ना, कि आस्था है उन लोगों में तभी वो लोग वहां जा रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैंने क्या कहा आपको, हमने आस्था का तो कभी विरोध नहीं किया, आस्था अपने घर में रखिए ना। अब कोरोना बीमारी बढ़ रहा है, हम काम करने जा रहे हैं, तो आपका कंडीशन है 6 गज की दूरी बनाइए, हमारे प्रधानमंत्री संदेश देते हैं। क्या वो 6 गज की दूरी कांवड़ यात्रा में बनेगी? आप कांवड़ यात्रा शुरू होगी, आप इसी चैनल पे हम आपको दिखा देंगे कि कोई कहीं पे भी वहां पे फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस कोई मेंटेन नहीं होगा वहां पर। तो धर्म के नाम पे इस तरह की छूट क्यों दी जाए, जिससे लोग आस्था के नाम पे लोग लाखों मर जाएं, और आस्था आप जिंदा रखिए, तो उस आस्था को आप अपने घर में पूजा कर लीजिए, कौन मना कर रहा है? क्या दिक्कत है उसमें? आप घर में भी तो आस्था, ऐसा नहीं है कि जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं वही आस्था का पूरा रास्ता अपना रहे हैं। जो आस्था क्रिश्चियन है, मुस्लिम है या हिंदू है, वो अपने घर में भी तो करते हैं, वो भी तो आस्था ही है।
उसको कोई रोक थोड़ी रहा है। लेकिन इस तरह के जो ये स्टंट हैं, इस तरह के जो ये बयानबाजी और इस तरह की जो तैयारियां हैं, ये कहीं ना कहीं ये एक वोट के रूप में इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। एक इनके दिमाग में बैठाया जाता है कि भाई आप पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट करेंगे क्योंकि आपके लिए वो पार्टी ने कांवड़ यात्रा निकालने के लिए एक तैयारी की, एक प्लान किया। तो मैं समझता हूं कि जो हालात देश के चल रहे हैं इस टाइम, उस हालात में इस तरह के जो आयोजन है, जैसे मुस्लिम समाज का भी जो निजामुद्दीन वाला केस था, पूरे देश में अल्लाह मचा कि भाई पूरा मुस्लिम ने प्लान से पूरा ये कोरोना बढ़ा दिया। वो प्लान से नहीं था। जिस तरह से ये तैयारी है, उन लोगों की भी उसी तरह से तैयारी थी, क्योंकि वो अपने धर्म का वहां पे प्रचार करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे। 1000 की परमिशन थी और 2300 लोग वहां पे बाद में निकाले गए, 2300 लोग इकट्ठा हो गए। तो जब धर्म की बात जब आती है तो वहां एक एक करके गिनती करके आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस धर्म का उसमें उमड़ पड़ता है फिर वो, क्योंकि वो आस्था के पीछे सब छुप जाता है। तो फिर उन पे भी आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? फिर तो उस पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए ना। चाहे वो बाई मिस्टेक हुआ, उसमें पुलिस ने परमिशन दी हुई थी उनको, तो वही हालात यहाँ पे भी तो हो सकते हैं। तो एक हादसा हो गया तो आप दूसरी नजीर, उस हादसे की दूसरी नजीर तैयार करने के लिए क्यों काम कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है। अगला सवाल ये है कि नस्लवादी कहने पर सिख सांसद को बाहर निकाला गया है। देखिए, ये मामला वैसे ही है जैसे कि हमारे देश में कास्ट जातिवाद है या धर्म के नाम पर जो एक डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और मैं इसको महिला से पहले जोड़ना चाहूंगा। जो मेल फीमेल का, लड़का लड़की का जो डिफ्रेंशिएट पैदा किया जाता है, ये उसी तरह का एक है पूरा सिस्टम हमारे देश में भी। हमारे देश में तो बहुत इसकी जड़ें बहुत से ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस सवाल को उठाना इसलिए जरूरी है कि वहां की, कहाँ, ब्रिटेन का मामला है ना, कि आप देखिए ब्रिटेन की संसद अगर नस्लवाद का शब्द या इस तरह की वो कोई एक्टिविटी में, चाहे वो भारतीय हो या वहां का हो, तो उस पर बैन लगाने का काम करती है। और हमारे यहाँ पर तो सांसद, आप कई ऐसे सांसद हैं जो कट्टर धार्मिक रूप में खुलेआम बात करते हैं। तो ऐसे सांसदों को, जैसे ब्रिटेन ने रास्ता अपनाया है, जो इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं या जातिवाद का उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, हमारे देश के अंदर भी ऐसे सांसदों को निकाल करके बैन लगा के बाहर कर देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि ये उसी मानसिकता, चाहे वो भले ही हमारे यहाँ के इंडियन सांसद है वहां जाके जो बने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनको भी इस तरह की बात, जातिवाद से, नस्लभेद की बात नहीं करनी चाहिए। प्रदर्शन जारी, 2 केंद्रीय मंत्री भी चीनी सामान हटाने के पक्ष में। ये देखिए, चीनी सामान हटाने के पक्ष में जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी का पहले तो मैं थोड़ा करेक्टर बता दूं आपको। ये जो पासवान जी हैं, ये इनका जिस समाज से आते हैं उस समाज में इनका आज तक कोई दीन ईमान नहीं। बड़े साफ शब्दों में मैं बता रहा हूँ। जिसकी सरकार आती है उसकी सरकार में मंत्रालय ले लेना, मंत्रालय हथिया लाना, वोट कहीं जाकर के लेना और फिर एमपी बन जाना और मंत्रालय, ये इनका काम था। तो पहले तो इनको ये पूछा जाए कि आपके पास में जो चीनी सामान हटाने के पक्ष में मंत्री हैं, आपके पास एक्शन ऑफ प्लान क्या है? जो चीज चीन का सामान, मैन्युफैक्चरिंग सामान जो चीन का हमारे को 10 रुपए में मिलता है और वही इंडियन मेक सामान 200 रुपए में मिलता है, आप उससे लड़ने का एक्शन प्लान बताइए। पब्लिक को राष्ट्रीयता के नाम पे भाव में ले जा करके बहकाना और इस तरह के प्रेस रिलीज देना या इस तरह के लोगों को गुमराह करना, ये गुमराह करने जैसा है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो आदमी आपका इकोनॉमिकली कोरोना में इतना डाउन हो गया है कि जो आप 10 वाली चीज को 200 में कैसे खरीद पाएंगे, उसका एक्शन प्लान तो पहले बताइए ना। कि आप अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को 50-60 साल में, आपका भी, इनका भी 6 साल सरकार हो गया, 5 साल
वाजपेयी जी रहे और 50 साल कांग्रेस रही, 50-60 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया? हमारे यहाँ पर लेबर सस्ती है, हमारे यहाँ पे मजदूरी चाइना से कहीं सस्ती है, हमारे यहाँ पे जमीन वहां से ज्यादा है, तो फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया तो आज आप एकदम से कैसे ये कर लेंगे कि आप चीन के सामान का बहिष्कार करते हैं, जो आदत पड़ चुकी है। तो प्रैक्टिकल कैसे वो पॉसिबल होगा? खाली कह देना, उस कहने से कैसे आप उसका बहिष्कार करने की तैयारियां क्या है आपके? मेरा ये इस पे एक सवाल सरकार के साथ है कि आपके पास उसकी तैयारियां भी हैं कुछ, या कि आपने इमोशनल लोगों को करने के लिए बोल दिया कि भाई लोग सोचेंगे कि भाई देश के लिए तो पासवान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक्शन और प्लान है इसमें? कोई प्लान नहीं। सर, अब 4 बजे सुबह उठना होता था तो अमित शाह को ये देखिए, हम विशुद्ध राजनीति वाला जो देख आता है उस पर हम डेली रखते हैं, क्योंकि ये हिम्मत का काम है, क्योंकि ये जो नेताओं के अंदर की जड़ों को निकाल करके ये एक नवभारत टाइम्स छापता है इसको, तो मैंने आज इसको बड़ा गहराई से पढ़ा। पहली चीज, अब तक वो उन्होंने जो भी 4 बजे सुबह उठना होता था अब उठते हैं या नहीं, ये सवाल है। हमारे गृह मंत्री साहब का सवाल है, गृह मंत्री जी पर। उठना होता था जब पार्टी के लिए काम करते थे। तो मैंने ये पूरा पढ़ा, उनका जितना भी काम इसमें सुबह उठ करके जितना भी एक्टिविटी है, पूरा इसको स्टडी करके मैं आया हूँ। वो एक्टिविटी उनका पार्टी और एक एजेंडे के तहत है। ठीक है, जब तक उन्होंने 4 बजे उठ करके उस पार्टी उस एजेंडे और उस झंडे के लिए की, उन्होंने भाजपा और आरएसएस के लिए, आरएसएस के मेंबर भी रहे, आरएसएस में भी काम किया ये अपना अमित शाह जी। लेकिन मैं समझता हूं कि अमित शाह जी अब किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी आरएसएस संगठन के गृह मंत्री नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं। इस टाइम उनकी पूरे देश के प्रति इस टाइम जवाबदेही है। और अगर आप देखेंगे, जिसको हम अपने शो में हर बार, आज भी एक आध कोई है ऐसा इशू, वो हमने सुबह देखा है कि आज भी दलित को घोड़ी पे चढ़ने नहीं आता साथ, उस पर कभी गृह मंत्री का आपने बयान देखा है? जब से गृह मंत्री का, तो भाई 4 बजे उठ करके तो आप फिर वो आरएसएस की जो परेड होती है सुबह, उसमें ही तो जाते रहे। उससे देश के लिए क्या किया आपने? और चलो उस टाइम नहीं किया तो कम से कम अब तो आप देश के लिए सोचिए। 4 बजे उठ करके खाली एक संगठन के लिए काम किया आपने, और आज भी आपकी वही संकुचित सोच है, तो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब तो उनको इस तरह के जितने भी कहीं भी किसी के साथ, चाहे वो एट्रोसिटी, उसको जो SC/ST एट्रोसिटीज होती हैं, या वो माइनॉरिटी के साथ एट्रोसिटीज हो, या ओबीसी के साथ हो, जो गरीब लोग हैं, या गरीब वो आर्थिक गरीब पिछड़ा है, उनके साथ जो एट्रोसिटीज होती हैं, उसमें गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? हम डेली हमारे पास 4-6 ऐसे स्टोरी हैं जो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज और खासतौर से जो पिछड़े वर्ग और महिलाओं के ऊपर रेप और दलित के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उस पर क्या एक्शन है सरकार का? हमें कहीं से भी कोई अभी ऐसा नहीं दिखता है कि हमारा देश का गृह मंत्री देश के लिए काम कर रहेगा। हमें ऐसा महसूस होता है, बिल्कुल हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि वो आज भी उनके जो मेंटलिटी है पार्टी से जुड़े हुए होकर के उस तरह से ज्यादा वो काम कर रहे हैं देश के गृह मंत्री। कहीं पर भी पुलिस, हम डेली दिखा रहे हैं, कहीं पर भी पुलिस का एक्शन प्लान नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने दिखाया, 6 महीने पहले 15 साल की लड़की के साथ रेप होता है, उसके बाद में पुलिस का अभी तक कोई एक्शन नहीं। राजस्थान में सरेआम दलितों को मर्डर कर दिया जाता है, वहां कांग्रेस की सरकार है। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, कोई फर्क नहीं है। जो लोगों के अंदर हमारे देश में बैठाया गया ना कि 60 साल कांग्रेस ने लूटा, मोदी जी ये बोलते रहे पूरे इलेक्शन, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों की पॉलिसी एक ही है, दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं तो आज आपके पास 6 साल के अंदर कोई एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बड़ा नहीं किया। आप चाइना का सामान बंद करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कहीं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप बता दीजिए। हम नौजवानों की 2 से 3 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, क्यों जा रही हैं?
तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या है? कांग्रेस में भी क्या फर्क? वो भी अपने कार्यकर्ताओं को स्टैब्लिश करते थे, वो शोषण करते थे, वो भी अत्याचार करते थे। आपके कार्यकर्ता और आपका जो मनोवादी सोच है वो आज आपके तो इसमें और ज्यादा है भाजपा के अंदर, मुझे लगती है ज्यादा शोषण। आप देख लीजिए, शायद कांग्रेस के जमाने में इतना शोषण शायद औरतों पर नहीं था जितना इनकी सरकार में हो रहा है। इनके गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री खुद सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं, जिसमें वो लड़की आज भी जेल में है, वो पूर्व गृह राज्य मंत्री जेल के बाहर है। तो वो पुलिस सेक्शन ने प्लान किया, पुलिस इनडायरेक्टली इस तरह के रास्ते निकाल देती है ताकि उस क्रिमिनल की, उस एट्रोसिटी करने वाले आदमी की उसको बेल मिल जाए। इस तरह के रास्ते पुलिस खोज के निकालती है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों को उठा करके बंद करना चाहिए। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है इसमें, मायावती के टाइम में 2-3 MP उनके क्रिमिनल थे। उन्होंने क्या किया, उनको धोखे से घर बुलाया, एक दो विधायक, एक दो MP को धोखे से घर बुला करके, DGP को बुला करके, यूपी के DGP उठा करके अरेस्ट करा के घर से भेज दिया। ऐसे इन लोगों को ये काम करने के बजाय ये ऐसे लोगों को बचाते हैं जो एट्रोसिटी में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। इनका MLA देख लीजिए, जो भी जेल के अंदर अब जाकर के बड़ी मुश्किल से सड़ रहा है, पूरा परिवार को मरवा दिया। और लोग कहते हैं कि नहीं, भाजपा से अच्छा कोई शासन ही नहीं रहा आज तक, मोदी जी से अच्छा, अमित शाह से अच्छा। कहाँ से है भाई, हमें बताओ। हिंदूराव हॉस्पिटल के लैब टेक्नीशियन की कोरोना से हो गई मौत। देखिए, ये इसलिए रखा है हमने कि हिंदूराव हॉस्पिटल के ही सबसे ज्यादा, ये भी जो NCD जो दिल्ली के अंदर जो पूरा भाजपा का कब्जा है, ये NCD का ही हॉस्पिटल है हिंदूराव। ये हॉस्पिटल वाले डॉक्टर के साथ ही इन्होंने बड़े गलत किया, जिसको सस्पेंड किया, वापस लेना पड़ा। तो वो पहले से ही इस चीज को कहते आ रहे हैं कि हमारे को PPE किट दीजिए। जब आप उनको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं देंगे तो उनको तो कोरोना होगा। और सबसे ज्यादा इस हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो देश को आप बता रहे हैं कि कोरोना के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे किधर से कर रहे हैं? जो पेशेंट का, कोरोना पेशेंट इलाज कर रहा है, वही डॉक्टर, वही टेक्नीशियन, अगर वही लोग बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए आप सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर कौन सा आप कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं? अगला सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने एक्शन प्लान लागू ना करने पर दिल्ली सरकार और MCD की खिंचाई की है। देखिए, मैं जब से इस सरकार को देख रहा हूँ, जब से नई नई सरकारें जो आई हैं, जैसे आपने जिक्र किया है, इसमें दिल्ली सरकार का भी जिक्र किया है, ये दिल्ली का है खाली, और MCD का भी। तो आप ये सोचिए कि इस तरह के जो डिसीजंस हैं कोर्ट के, इससे पहले की जो सरकारें हैं उसमें कोर्ट को इंटरफेयर बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता। अगर इन सरकारों के एक्शन और प्लान ठीक हैं, लोगों के लिए ठीक काम कर रहे हैं, तो कोर्ट आपको क्यों इंटरफेयर कर रहा है? कोर्ट अगर आपको ये आदेश दे रहा है, खिंचाई कर रहा है आपसे जवाब मांग रहा है आपसे, उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके, तो कहीं ना कहीं सरकार ठीक से काम नहीं कर रहा है। और ये उससे पहले, हम भी इतने टाइम से दिल्ली में रह रहे हैं, 30-35 साल से, उस तरह से कोर्ट ऑफ एक्शन हमने पहले इस तरीके से नहीं देखा कई मामलों में। तो इस पर इनको ध्यान देना चाहिए बजाय काढ़ा बांटने के, मैं समझता हूँ। अभी फिलहाल ही में एक खबर भी सामने आई थी कि एक युवक ने ये कहा कि उसकी माता अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उनको कोई कोरोना नहीं था, लेकिन अस्पताल वालों ने ये कहा कि वो कोरोना से पीड़ित थी। यानी कि डॉक्टर्स कोरोना ना होने पर भी बता रहे हैं कि कोरोना है, और कोरोना है भी तो फिर बोल रहे हैं कि कोरोना नहीं है। आखिर ये मसला क्या अस्पतालों में आजकल चल रहा है? ये पहले तो ये देखना होगा, ये आपके आज के हमारे एजेंडे में है क्या? ये सवाल एक युवक ने पूछा था। अच्छा, नहीं आज के इसमें कहीं दिया है इसका? नहीं। अच्छा, डिटेल नहीं है इसका। तो वो देखिए, उस मामले में तो पहले ये देखना होगा कि जिस हॉस्पिटल ने उनको इस तरह से बोला गया, जिन्होंने इस तरह से बोल दिया, वो प्राइवेट हॉस्पिटल थे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे तो भी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से आप क्यों घुमा रहे हैं लोगों को।
ठीक है। दूसरा, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऐसा किया है, क्योंकि ये मेरे इसमें नहीं है, मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, या तो आपको पता होगा कि सरकारी हॉस्पिटल ने ऐसा, सरकारी, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल ने अगर ऐसा किया तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, तो सरकार को उसमें एक्शन लेना चाहिए। या प्राइवेट वाला है तो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उस प्राइवेट वाले का जब इतना सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें आ रही हैं तो उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, और इस तरह से आम हो ही रहा है। आप कहीं हॉस्पिटल में नॉर्मल इलाज के लिए भी जाएंगे तो वहाँ ऐसे ऐसे अजीब अजीब से कंडीशन है, क्योंकि इसको इतना हुआ बना दिया गया है, इतना उसको सोशल पब्लिसिटी की गई है कि वो पहले अगर आपको बुखार है ना तो बुखार के ट्रीटमेंट में जाएंगे, बोलेगा पहले आप कोरोना का टेस्ट कराओ। इनफैक्ट अभी वो जो ये बात जो हो रही है उसमें ही मरीज जो नॉर्मल बुखार है, जिसको फीवर है, उन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। हाँ, लोगों को अलग बिठा दिया जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं क्योंकि कोरोना को इतना जबरदस्त वो बना दिया गया। मेरे हिसाब से जितने लोग डेली मर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग पूरे देश के अंदर डेली और दूसरी बीमारियों से भी मरते हैं। तो आप और दूसरी बीमारियों को छोड़ करके एक ही बीमारी के इलाज के लिए लग जाएंगे तो वो लोग क्या देश के, वो लोग मरीज कहाँ जाएंगे, और वो क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? या वो मर रहे हैं तो उनके परिवार में क्षति नहीं होती, उनको दुख नहीं होता है क्या? तो ये सरकार का जितना भी इस पर लिए गए स्टेप है अभी तक कोरोना के मामले पे, मुझे एक भी स्टेप कहीं से भी कोई बहुत ठीक नजर नहीं आता है। चाहे वो लॉकडाउन का मामला अचानक से लेना हो, आपने देखा कि लाखों लाखों लोग आनंद विहार के बस अड्डे पर, जितने भी बस अड्डे वहां जा करके लोग मर रहे, भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे। तो कोई एक्शन और प्लानिंग तो होना। आपको इमरजेंसी भी लगानी है तो उसके लिए भी तो सोच के कुछ प्लान तो करोगे कि आज मुझे सील करना है बिल्डिंग, उसको बताओगे तो ये बिल्डिंग सील करना है, या ये आज से ये बस बंद करनी है, या कोई भी एक्शन और प्लान तो हो। पहले उठा करके ऐसे बोल दिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आज रात से बंद हो गया, वैसे ही नोटबंदी के टाइम बोलती, मतलब देश को मजाक बनाया हुआ है क्या? देश के आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे देश की जो सरकार तय कर दे हमको उससे चलना पड़ेगा बस। उसमें आप ना राय लेंगे किसी से, ना पूछेंगे, ना किसी की तकलीफ देखेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये तो निरंकुश सरकार वाला ये सरकार काम कर रही है। अब मंत्री बोले कि चाइनीज फूड को बॉयकॉट किया जाए। ये तो हमने पहले अभी बेसिकली जब वो एक ही बात है कि चाइनीज फूड को जब आपके पास कोई एक्शन और प्लान नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय क्षेत्र नेपाल के नक्शे में बिल पास। वो नेपाल वाला हमने बता ही दिया आपको कि वो नक्शा पास कर रहा है, और हमारे यहाँ पे जा रहे हैं पशुपतिनाथ को हेल्प करने के लिए, क्योंकि धर्म पहले है यहाँ पे, देश पहले नहीं है। हमारे देश के अंदर देश की बात ही बाद में, धर्म की बात पहले होती है। हर सब्जेक्ट में आप चले जाए, जबकि मैं समझता हूँ देश की बात पहले होनी चाहिए। देश की राष्ट्रीयता धर्म से कहीं ज्यादा ऊपर है, और हर देश में हर देश ये मान के चलता है कि उसका देश पहले है। देश की राष्ट्रीयता मजबूत होनी चाहिए, देश की राष्ट्रीयता के पहले काम होना चाहिए। धर्म या जाति या किसी और चीज पर फोकस मेरे हिसाब से बाद में होना चाहिए। हमारे आग्रह पर कम हुए रेट से ले रही आप बीजेपी। देखिए, इनको मैं तो समझता हूँ इन दोनों को शर्म आनी चाहिए। हाँ, महामारी से लड़ने आए या अभी से वोट मांगने की तैयारी हो गई है? हाँ, जो सिरे लेने की बात हो रही है ये लोग सिरे पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, इन नेताओं को एक दूसरे पर इस तरह से लांछन लगाना। एक तरफ आदमी जिंदगी से जूझ रहा है, आम आदमी मौत के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, और इनको पहले राजनीति पहले से, राजनीति और धर्म, देश भी बाद में, देश की राष्ट्रीयता भाषण देंगे, देश की राष्ट्रीयता हमारे सर्वोपरि है। अरे किधर से सर्वोपरि है? लोगों की जानों की परवाह नहीं है, और आप बात कर रहे हैं कि क्रेडिट लेने की एक दूसरे के प्रति। ये कहाँ तक ऐसे माहौल में जाया जाए बताइए, जिसमें देश और लोग, गरीब आदमी मर रहा है, और यहाँ पर क्रेडिट के लिए होड़ लगी कि आप पार्टी ले या भाजपा ले। ये कहाँ तक जाए? मैं समझता हूँ ऐसे राजनीतिक संगठनों की निंदा की जानी चाहिए, और इनको अगले इलेक्शन में सबक सिखाना चाहिए जनता को। एक वो आपका होली वाला मेरा
मध्य प्रदेश में दबंगों ने दूल्हे को घोड़े से घसीट कर बुरी तरह से पीटा है। इस हेडलाइन पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, जिस तरह से हमारा चैनल खासतौर से बहुजन की आवाज और बहुजन समाज के अधिकारों की आवाज की बात करता है और महिलाओं के खासतौर से अधिकारों की बात करता है, उसी का हिस्सा है ये। हर दूसरे दिन हर अखबार में आपको डेली का 3-4 आपको ऐसा, ये भी वो न्यूज है कि जो कहीं छोटे मोटे शहर से नीचे पहुंच जाती है। जो रूरल में आदमी रह रहा है उसकी तो ये खबरें आप तक और हम तक, सोशल मीडिया तक पहुंचती ही नहीं। वहाँ कितने बुरे हालात हैं, इस पर आज तक किसी सरकार ने, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, किसी ने काम नहीं। तो एक तरफ हमारे जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया। तो अब ये आपका ये क्या है? दूल्हे को घोड़े से गिरा कर, मतलब आज भी ऐसे हालात हैं कि कोई दलित अपनी बारात घोड़े पर नहीं बैठ के निकाल सकता है। क्यों भाई? अरे घोड़ा तो जानवर है भाई, तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना वो दलित चढ़ रहा है। हाँ, किसी आदमी के ऊपर चढ़ के बारात तो नहीं निकाल रहा। तो आप सोचिए कि किस तरह की मानसिकता आज भी इस देश में, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, मैं तो बिल्कुल सीधे तौर पर ब्राह्मणवाद को शुरू से कराता हूँ। मनु जिसको भगवान की तरह हिंदू लोग पूछते हैं और हमें कहते हैं, कई हमारे कमेंट्स आते हैं जो ब्राह्मणवादी समाज के लोग हैं, हमको कहते हैं जाहिल है, देशद्रोही है। अरे हम अपने ही देश के नागरिक के हक की आवाज अगर अपने चैनल पर उठाते हैं तो हमको देशद्रोही कहा जाता है। इसमें हम देशद्रोही कैसे हो गए भाई? जो आपके हिंदू समाज का ही आदमी अगर आपके बराबर में, वो घोड़ी पे बराबर में नहीं बैठ सकता है या घोड़ी पे चल के बारात नहीं चढ़ा सकता है, तो लानत है ऐसी उनको संस्कृति को मानने के लिए, या ऐसे जो आपके धर्म के आडंबर और दुकानें आपने चला रखी हैं। मैं तो थूकता हूँ इस तरह की संस्कृति पर। ये संस्कृति नहीं हो सकती किसी धर्म की या किसी देश की, जिसमें एक आदमी को दूसरे आदमी के सामने उसको अछूत माना जाए या उसके साथ इस तरह के भेद किए जाए। तो ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसजनक स्थिति है। और मैं बिल्कुल बहुजन समाज या जो इस तरह के लोग, पीड़ित लोग हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि उनको जहां भी इस तरह के एट्रोसिटी हो, SC ST, उनको जाकर के ऑर्गेनाइज होकर के, बाबा साहब हमारे भीमराव अंबेडकर ने कि हमारे खास तौर से पूरे देश को 3 सिद्धांत दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। खास तौर से बहुजन समाज को, जो दलित समाज था, कि जब आपको शिक्षा होगी तो आपको ज्ञान होगा, आपको कानून का पता होगा। जब आप संगठित रहेंगे तो जहां पर ये 4 आदमी मिलकर के आज उनको हथियार उठा करके या घोड़ी से उतार करके फरसा दिखा के या लाठी दिखा के गिरा रहा है, अगर वो आदमी यूनाइटेड होगा, एजिटेड होगा, एकत्रित होगा, तो कितने पे वो गोली चलाएगा। अगर ये लोग इकट्ठे हो जाएं, ये 85% का तबका आता है, तो वो जो 15% में आता है, जिसमें इस तरह की जो मेंटलिटी के लोग हैं 15%, वो इस 85 को किस लेवल तक मार सकते हैं, कितना मार सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कमी बहुजन समाज की भी है, और वो मैं समझता हूँ अब काफी हद तक वो जागरूक हो रहा है। नहीं तो ये खबरें जिस जमाने से हम देखते आ रहे हैं, ये खबरें कभी अखबार की सुर्खियां नहीं हुआ करती। कभी सोशल जो प्लेटफॉर्म अब मिला है बहुजन समाज को बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, ये उसकी सुर्खियां नहीं हुआ करती थी, ना नेशनल चैनल की सुर्खियां हुआ करती। तो ये बदलाव तभी आएगा कि जब बहुजन समाज अपनी ताकत को समझेगा और इकट्ठा होकर के उस मूवमेंट को आगे चलाएगा। मैं समझता हूँ तो इसमें कामयाबी, जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, इसको खत्म होने में कामयाबी मिल सकती है। अगला सवाल ये है कि प्रवासी मजदूरों को गांव में ही मिलेगा रोजगार? देखिए, मैं भी एक गांव से ही आता हूं, तो जहां तक प्रवासी मजदूरों को गांव में रोजगार मिलेगा, वो ये जो थोते वादे और थोती प्लानिंग बिना नेक्स्ट प्लान के, गांव में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिससे उसको काम मिलता है।
ये सिर्फ अब जो लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे ना कि भाई आपने पैकेज दिया 20 लाख का, आपने उनको 500 रुपये अकाउंट में भेजने की बात की, आपने उनको कि भाई जो मजदूर जो घर जा रहे हैं उनकी व्यवस्था होगी, उनको गरीबों को पैसा आएगा, ये एक जुमला है सरकार का। जो एक जुमला 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोड़ा था कि जो काला धन है विदेशों में, स्विस बैंक में खास तौर से, उसको हम वापस लाएंगे, और वो इतना है कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपये है। तो जब गांव में काम ही नहीं है तो उस प्रवासी मजदूर को आप गांव में काम कहां से दोगे? हमारे देश के गांव में एक ही काम है, सिर्फ वहां खेती हो सकती है बस। तो वो खेती तो वहां पहले से ही है, उसमें आप नया क्या करने वाले हो भाई? खेती में साल में 2 फसलें होती हैं, तो आप 4 तो उगाना शुरू नहीं कर दोगे, क्योंकि नेचर उसके लिए आपको अलाउ ही नहीं करता, वो पॉसिबल ही नहीं है। और ये कब करेंगे, कैसे करेंगे? खाली प्रेस रिलीज दे दिया क्योंकि अब लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे, क्योंकि 3 महीने लोग घर में बैठे हैं, तो अब रोजी रोटी के लिए लोग बाहर निकलेंगे, सवाल उठाएंगे, तो उससे पहले ही सरकार कहे कि भाई तसल्ली दे दो कि हम प्रवासी मजदूर को वही गांव में ही उसको धंधा काम दे दें। क्या काम दे दें, कैसे दें? क्या 4 दिन में आप फैक्ट्री लगा दोगे क्या? मां रियलिटी पे बात क्यों नहीं करती है सरकार? और जो गांव में जो जमीन होती है वो भी, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, वो जमीन भी उन्हीं ताकतों के पास है जो सामंतवादी ताकतें हैं। जो लोअर क्लास है, जो गरीब क्लास है, जो प्रवासी मजदूर, जिसको प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है, वो सारा का सारा दलित और बहुजन समाज से है। वो प्रवासी मजदूरी करने इसलिए दूसरे शहर में जाता है क्योंकि उस पर गांव में जमीन ही नहीं है। वहां वो सामंतवादी लोग हैं जिन पर जमीन है, एक पर ही 100 एकड़ है, 500, 200 एकड़ है, 25 एकड़ है। और जो बहुजन समाज का, जो दलित समाज का आदमी है, उस पर वहां 1 कूड़ भी बीघा जमीन नहीं है। तो क्या आप 1 महीने के अंदर कोई फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं किसी गांव? तो ये कहां से पॉसिबल है? ये खाली जो लोगों की आवाज दबी रहे, वो लोग बाहर रोड पे निकल के ना आए, वो लोग सरकार के खिलाफ ना जाएं, इसलिए इस तरह के ये गोदी मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। मैं विशाली आपसे लेती हूँ विदा, और आपको आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को देश विदेश तक पहुंचा सके। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।